नमस्कार दोस्तों, आप देखें न्यूज़ क्रांति में आपके साथ नसीम सिद्दीकी। जैसा आप सभी को मालूम है कि हर रविवार शाम न्यूज़ क्रांति में रहती खास कीमती चलता है 7 बजे शो नेताजी स्माइल, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं माधोगढ़ क्षेत्र से पूर्व विधायक संतराम कुशवाहा। आज हम उनसे जानेंगे ज़मीनी हकीकत, उन्होंने किस तरह मेहनत की और जाकर पूर्व विधायक भी रह चुके हैं 5 वर्षीय, और युवा को क्या प्रेरणा देते हैं। पूरी आज उनकी जीवनी हम आपके बीच रखेंगे। हमारे शो में आपका स्वागत है नेताजी स्माइल में। पहले हम आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे और किस सन में जन्म हुआ है। संतराम कुशवाहा और हमारा जन्म एक बहुत देहात में हुआ है और हमारी उम्र लगभग 65 हो चुकी है। हमारा जन्म 4/2/55 का है। आप 5 वर्षीय विधायक रहे, किस समय आप विधायक बने? 2012 के चुनाव में मैं माधोगढ़ से बसपा से विधायक चुना गया। आपने जैसे बताया कि आप बहुत ही छोटे गांव से जन्म लिया है, तो प्रारंभिक शिक्षा क्या रही थी आपकी? हमारा पहले तो गांव में प्राइमरी से हरदोई राजा जूनियर और जूनियर से उदय सीधे 9 पर एंटर किया है। आपने राजनीति की शुरुआत लगभग किस सन में की और किस पार्टी से की थी? मैं उदय आया और इंटरमीडिएट के बाद जब हम डिग्री कॉलेज गए प्रथम बार, उसी समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्टूडेंट फेडरेशन चल रहा था। मैं स्टूडेंट के रूप में स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हमने अपनी राजनीति शुरू की। किस तरह में? 76 के करीब। तो आपने राजनीति शुरुआत करी, किस पद से शुरुआत करी थी और आज मतलब क्या प्रगति करी, आप किस पद तक पहुँचे और राजनीतिक सफर में आप किन किन पदों पर आए? देखिए, राजनीति अगर ईमानदारी से की जाए, ईमानदारी और मेहनत दोनों चाहिए, तो हमने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति हमेशा सदस्यता से होती है और धीरे धीरे हम बड़े पदों तक पहुँचे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। और हमारा गांव जालौन ब्लॉक का है, सूरजपुरा है, तो हम जालौन नगर के पदाधिकारी भी रहे, क्षेत्र के पदाधिकारी रहे। और कम्युनिस्ट पार्टी के बाद इस देश में मानवर कांसीराम साहब का आगमन हुआ और वो जनपद जालौन में आए और उस समय DS4 थे। दलगंजन सिंह के मध्यवर्ती चुनाव के बाद हमारे समाज को उन्होंने माधोगढ़ विधानसभा से चुना और उन्हें DS4 से चुना, क्योंकि जनपद जालौन में हमारे समाज को, कुशवाहा समाज को, इसके पहले किसी भी पार्टी ने राजनीति में कभी किसी ने टिकट नहीं दिया। जब मानवर कांसीराम साहब ने उन्हें चुनाव लड़ाया तो हम ही अकेले नहीं, हमारा पूरे जिले का कुशवाहा समाज के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके साथ चल दिए। उसी समय हमने देखा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केवल आर्थिक नीतियों पर काम करती है और इस जनपद जालौन और प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था बहुत जोरों पर है। तो मानवर साहब सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए आए, तो हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके DS4 में शामिल हुए और DS4 के बाद मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उस दिन से आज तक हम बहुजन समाज पार्टी में हैं और न हमारा कभी कोई उद्देश्य है कि पार्टी छोड़ी जाए। इससे अच्छी पूरे प्रदेश में, देश में कोई पार्टी नहीं है। ये बहुजन की बात करती है, सर्वजन की बात करती है, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ती है। इसलिए इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी के बाद और आज तक बहुजन समाज पार्टी में है और हमें इससे अच्छी कोई पार्टी इस देश में नहीं लगती। जैसे किसी कार्य को शुरू किया जाए तो धन की और सहयोग की आवश्यकता होती है। जब आपने राजनीति शुरू करी तो जो आप परिवार के इतने मजबूत थे धन से या सहयोग से, आपने प्रारंभिक ग्रुप बन रहा है और उनसे आय के लिए मतलब घर से सहयोग मिला? देखिए, राजनीति के लिए कोई धन की जरूरत नहीं है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आया, वहाँ केवल लेवी के नाम पे 10-5 रुपये वर्ष में चंदा लिया जाता था और वो इतना तो हमारा परिवार है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम किसान हैं, तो वो बड़े आसानी से अपने खर्च में से हम लोग दे दिया करते थे।
और जब DS4 की राजनीति में आए तब भी हमारे पास पैसे की ऐसी समस्या नहीं आई, इसलिए कि DS4 बहुजन समाज पार्टी में पैसा ही प्रधान नहीं, काम प्रधान है। हमेशा राजनीति में कोई भी हो, कोई ये सोचे कि हम राजनीति तभी कर पाएंगे हमारे पास पैसा हो, कतई नहीं। ये हमारा अनुभव, ये हमारा विश्वास है कि अगर ईमानदारी, लगन और मेहनत से किसी भी पार्टी में कहीं भी अगर काम करे तो उस पार्टी में उसका वर्चस्व रहेगा, उसका सम्मान रहेगा। खास तौर से बहुजन समाज पार्टी में ऐसे लोगों की बहुत अच्छे, बहुत सम्मान से लिया जाता है। और जैसे हमारे यहाँ बहुत हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, ये हमेशा प्रचार करती हैं कि बहुजन समाज पार्टी कैसा नहीं। बहुजन समाज पार्टी के पास ना कोई माफिया है, ना कोई पूंजीपति है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके प्रचार करते, प्रसार करते, चुनाव लड़ते। अब जैसे प्रचार में है कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती, मेरा उदाहरण है, मैं किसकी बात मानूं? मुझसे कभी पैसे की डिमांड नहीं की गई, मुझे टिकट फ्री दिया गया और मैं जो जनता के बीच में रहा, मेहनत करता रहा, इसलिए आपके बीच में विधायक बना। और ऐसे वोटों से बना उस समय कि माधोगढ़ में इसके पहले 22,000, 22,500 से कभी कोई MLA नहीं जीता। और वो केवल तो केवल बहुजन समाज पार्टी और ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का है और अपने साथियों का सहयोग से हम 22,000 वोटों से विजयी हुए। आपका प्रारंभिक गुरु या साथी कौन रहा साथ में जो अभी तक रहा? साथ देखिए, जब मैंने कम्युनिस्ट पार्टी में सदस्यता ज्वाइन की और उसमें काम किया तो हमारे जिला मंत्री उस समय कैलाश पाठक हुआ करते थे और उस समय जब हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे तो वही हमारे नेता थे। और हमारे उस समय साथी सुधीर अवस्थी, टिल्लू इस समय नहीं है इस दुनिया में, जाकिर आदमी, तमाम वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर थे, नेता थे, वो हमारे सब साथी थे। इसके बाद जब हम बहुजन समाज पार्टी में आए तो ज़्यादा हमें समय नहीं लगा, जिले में हमारे तमाम बहुजन के लोग साथी बन गए, सर्वजन के लोग हमारे साथी हैं। जो हमारे शुरू से साथी हैं वो आज भी हैं हमारे। हमारा कभी ना कभी किसी से व्यवहार में 19-20 आया, ना उतार चढ़ाव आया, जैसे हम पहले थे वैसे आए। जैसे आपने बताया कि आपने बहुत पुरानी राजनीति की शुरुआत करी है, तो निजी संपर्क या जो जनसंपर्क है वो मजबूत है या आज के ज़माने में चल सोशल मीडिया वो राजनीति के सबसे आगे देती है? क्या सोशल मीडिया को मैं नहीं मानता हूँ। मैं केवल निजी संपर्क, भ्रमण करना, अच्छे काम करना, लोगों का सहयोग करना, ये चुनाव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते रहें, उससे वोट मिलने वाला नहीं है। और ना वोट मांगने से मिलता है, वोट तो काम से मिलता है, मेहनत से मिलता है। आज मतलब समाज को मजबूत बनाने के लिए आपकी क्या विचारधारा है? समाज को मजबूत बनाया जा सके, देश को मजबूत बनाया जा सके, युवाओं को शिक्षित किया जा सके, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल सके, कोई आपकी ऐसी सोच है जो इस देश के लिए मतलब कारगर हो सकती है? देखिए, हमारे मसीहा नानबा कांसी राम साहब का ही नारा था और वो कहते थे कि जात को इकट्ठा करिए और एक समाज बनाइए। और वो कैसा समाज? बहुजन समाज को बनाइए। और बहुजन समाज से ही पार्टी की विजयी हो सकती है। आज युवा शिक्षित करने के लिए कुछ आपके उद्देश्य हैं? मतलब किस तरह युवा को शिक्षित किया जा सकता है या जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सकता है? देखिए, जब तक युवा मेहनत से शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, उनके परिवार को चाहिए कि अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा परिवार के बच्चों में शिक्षा में दें। और बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर से वो रोजगार को प्राप्त कर लेंगे, नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। और हमेशा चाहे समाज हो, चाहे युवा हो, किसी भी धर्म जाति का युवा हो,
अगर मेहनत और लगन से वो काम करेगा निश्चित तौर से सफल होगा। हम भी अपने जनपद में समाज में काम करते हैं, पार्टी के अलावा समाज में काम करते हैं। हमने एक संस्था का गठन किया है जिसका नाम तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान रखा। जनपद के लगभग 500 उसमें मेंबर हैं और हमेशा पहला समाज में हमारे जो नेता है, कार्यकर्ता है, पहला लक्ष्य कि ईमानदारी से बच्चों को पहले शिक्षा दो, संविधान की व्यवस्था के तहत राजनीति और घर गृहस्थी के काम, ये सब संवैधानिक होना चाहिए, तभी कोई समाज उत्थान कर सकता है। वैश्विक महामारी में शासन प्रशासन की नीतियाँ हैं जो आप उससे कितने प्रभावित, मतलब लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है और उन नीतियों से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, इस पर हमारा नज़रिया बिल्कुल विरोध में है। मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूँ। इस महामारी को लाने वाली केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी है और उसमें कोई प्रधानमंत्री अछूते नहीं हैं। इन्होंने बिल्कुल महामारी को नहीं देखा है। महामारी रही और अमेरिका का स्वागत और तमाम चीज़ें उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। साथियों, आपने देखा हो जब नोटबंदी का हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था तो कहा था कि रात 12 बजे 1000 के नोट का टुकड़ा कागज का माना जाएगा। ऐसा डिक्टेटर में इसके पहले भी नोटबंदी हुई है, कांग्रेस के टाइम पे भी हुई है। 500 का नोट पुराना हो गया था तो गवर्नमेंट ने आदेश किया था इतने समय तक फला फला नंबर का फला फला सन तक का रुपया जमा कर दो। साथियों, आप सबको याद होगा कि वो नंबर का जिसके पास, जिस परिवार के पास जितना भी रुपया हो वो जाते थे बैंक में जमा करते थे, बदले में बैंक पूरा उसको पैसा वापस करते थे। तो ठीक नोटबंदी के समय जिस तरह से जनता परेशान हुई है, उसी तरह से इस महामारी में पहले सरकार ने ध्यान नहीं दिया और लास्ट में एकदम लॉकडाउन लगा दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। किसान मजदूर तबाह हो गया है। 2-2.5 महीने के लॉकडाउन में किसान की 1 साल की नहीं 2 साल की, कम से कम 2 साल में वो पूरी कर पाएगा। सारी की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। अब कैसे किसान रूटीन पर लाएगा, ये एक सोचने के विषय है। अभी एक दिन दिल्ली से बयान आ रहा था कि दिल्ली अकेले में पूरे देश से 7 लाख लोग काम कर रहे थे। अब आप देखें मदुरई बम्बई में कितने लोग होंगे, पूरे देश में इधर उधर कितने लोग होंगे जो रोज कमाने खाने वाले थे। एकदम जिस तरह से नोटबंदी का ऐलान किया उसी तरह से इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। लोग भूखों मर गए, पैदल चले, यहाँ तक कि जितने लोग कोरोना में नहीं मरे हैं उतने भूख प्यास और एक्सीडेंट में मरे हैं। इसमें हम सरकार को दोष देते हैं। याद करें, और मेरा ये क्वेश्चन भी है कि उत्तर प्रदेश में कोई महामारी नहीं, कोई गायिका आए, उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया कि पॉजिटिव है, लेकिन वो कैसे निकल आई, कैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम मंत्री, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और एक फंक्शन करते हैं 300 लोगों का। 300 में फंक्शन के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार भी शामिल रहा, स्वयं वो रहे, और 300 में से केवल 66 लोग बच गए, नेगेटिव रहे, बाकी के सारे लोग पॉजिटिव रहे। तो इससे भी बदतर इस सरकार की, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की लापरवाही की कोई सीमा होती है। इसलिए मैं महामारी हमारे देश में जो बढ़ी है, फैली है, ये केवल सरकार के द्वारा फैलाई गई है और लापरवाही से बिल्कुल देश में महामारी फैल रही है। और इसको अब जनता को स्वयं अपनी कमान, अपनी सामाजिक दूरी बना के रहना पड़ेगा, तभी ये महामारी खत्म होगी। सरकार के बुते पर कुछ नहीं होगा और युवा भी चेत जाए, श्रमिक भी चेत जाएगी। बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश और केंद्र में घोषणाएं हो रही हैं, इनमें कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्हें अपना रोजगार तलाशना होगा
अपनी व्यवस्था करनी होगी। युवा स्वयं सक्षम है और वो कर सकता है, सोचे और मेहनत करे। आपने पार्टी में बहुत पुराने काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। पार्टी में आप आगे किस पद तक कार्य करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, पार्टी में रह करके समाज के लिए मैं माधोगढ़ से विधायक रहा हूँ, माधोगढ़ के लिए, जनपद जालौन के, प्रदेश के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ईमानदारी और मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। और मैं पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी में काम करता हूँ। समय परिस्थितियाँ कहाँ पहुँचाएंगी, कहाँ ले जाएंगी, इसका कोई भविष्य का मैं वक्ता नहीं हूँ। लेकिन मैं साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से, XMLA की हैसियत से पार्टी में, समाज में और बहुजन समाज में, सर्व समाज में हम जैसा पहले काम करते थे वैसे ही अभी भी करेंगे। आपका राजनीति पर वो लंबा रहा है, 50 साल हो गए लगभग आपने राजनीति करी है, तो कितनी रुकावटें आई हैं अभी तक राजनीति में? कभी ऐसा लगा कि हम राजनीति छोड़ दें या और कुछ करने लगे, तो क्या सफर रहा? कुछ ऐसी चीज़ कभी सब मन में ख्याल आया कि राजनीति छोड़ दी जाए? राजनीति के माने है दूसरे की सेवा करना, सबसे मिलना जुलना, आप जिस पार्टी में हैं उसके सिद्धांतों को प्रचार प्रसारित करना। मेरे जीवन में कभी नहीं आया कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ी जाए या राजनीति छोड़ी जाए। राजनीति, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी काम करो लेकिन दिल्ली की रास्ता देखते रहो। तो राजनीति तो मजदूर, किसान, युवा सबको करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी और मेहनत। युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? युवा जो नए राजनीति में आ रहे हैं, भटक जाते हैं, सही नहीं चुन पाते हैं, मतलब भड़काऊ ज़्यादातर बयान दे देते हैं, और युवाओं के निरंतर किस तरह राजनीति में जमीनी स्तर पर मेहनत करें कि कुछ बन सकें? युवाओं को अगर राजनीति करना है तो ईमानदारी से मेहनत करें, किसी के कहने में ना आए, उत्तेजित ना हो और ना भड़काव की जरूरत है। अपने मिशन में, अपने सिद्धांत में हमें काम करना चाहिए, निश्चित तौर से उन्हें सफलता मिलेगी। भटकने से कोई फायदा नहीं। वैश्विक महामारी में किसान से लेकर सभी दैनिक स्थिति पर हैं, आज भुखमरी कगार पर हैं, सरकार लाभ देने की कोशिश कर रही है, आपकी क्या राय रहती है? सरकार क्या करे ऐसे सभी को लाभ मिल सके? देखिए, दाल चावल बांटने से तो काम चलने वाला है। अगर सरकार वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है और किसान को, मजदूर को कुछ देना चाहती है तो नगद दे उसे, उसके खाते में भेजे, जिससे कि दलाल भी कोई ना ले पाए, और एक ठोस योजना बनाए जिससे कि उससे काम मिले। एक पढ़ा लिखा नौजवान, उससे कह दिया कि हम गांव में काम देंगे और वो जाके प्रधान के अंडर में हलवा चलाएगा और वो भी 200 रुपये, कैसे काम चलेगा? सरकार को चाहिए कि मुस्तकिल व्यवस्था करे। जो जिस स्थिति का है, जो पढ़ा लिखा है, उसे पढ़े लिखे के हैसियत से, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, मतलब जो जिस कैडर का है, जिस स्थिति का, उस स्थिति के सरकार को काम देना चाहिए, तब तो बात बनेगी। घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है। राजनीति न करते हुए अगर दिख रही समाज हित, देश हित, आपकी नज़रों में अभी तक पार्टी कौन सी रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के DS4 में शामिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी में काम इसलिए किया है कि बहुजन समाज पार्टी केवल डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए सिद्धांत के आधार पर चलती है, और मुझे ऐसा कहीं किसी भी पार्टी में नहीं दिखाई देता है कि डॉक्टर के बनाए हुए संविधान पर कोई पार्टी चलती है। आपके लंबी जो राजनीति है बहुत समय से है, कोई रुकावटें ऐसी आई हैं? ऐसे आपको रुकावट बहुत आती है लोगों को, कोई कारोबार शुरू करे, व्यापार शुरू करे, राजनीति कोई भी हो, सब में रुकावटें जरूर आती हैं। ऐसे आपको किस सन में कब कोई ऐसी बड़ी रुकावट आई हो जिससे आपको लगा हो कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता को, राजनीति के नेताओं को धैर्य और ईमानदार से चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सफलता तो उसके कदम चूमेगी।
आज देश में महिलाओं की स्थिति देखी जाए, सुरक्षा के नाम पर सरकार कह रही है हमने बहुत व्यवस्था कर रखी है, लेकिन तब भी कई ऐसी बड़ी घटनाएं, रेप जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। इसमें सरकार कितनी दोषी है और जो व्यवस्थाएं उनकी किस हद तक सही है? देखिए, महिलाओं के बारे में मेरा बिल्कुल स्पष्ट अलग नज़रिया है। इस देश में चाहे कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, धर्म हो, जितनी आबादी पुरुषों की है लगभग उतनी महिलाओं की होती है। कोई भी देश जब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक पूरी आबादी ईमानदारी मेहनत से शिक्षित न हो, काम न करे। इस देश में जाति, धार्मिक, तमाम अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के कारण यहाँ महिलाओं को उपेक्षित किया गया है। आज भी लोग करते हैं। इन संकीर्ण भावनाओं को छोड़ करके मैं तो कहता हूँ कि बच्ची को एक क्लास और ज़्यादा पढ़ाया जाए, जिससे कि वो देश के कामों में हाथ बटा सके। और जब तक हमारे देश की लड़कियाँ समृद्ध नहीं होंगी तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सच बोलने में प्रतिबंध से लग गया है। कोई सच बोलता है मुकदमा लिखवा दिया जाता है, पत्रकार हूँ या नेता हूँ। इसके बारे में सरकार दोषी है, प्रशासन, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन तो शासन के आदेश को मानती है। इस समय एक ही है और पूरे प्रदेश में, देश में 3 बातें हो रही हैं: गाय, गंगा और पाकिस्तान, या साइड से मुसलमान। साथियों, विकास की आज तक कोई बयान आया हो किसी इस सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक दिन बयान दे रहे थे कि अगर मंदिर बन जाएगा तो प्रदेश का विकास हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूँ, मंदिर और मस्जिद आस्था के लिए है, मानने के लिए है, विकास के लिए तो उन्हें कोई समझाए कि विकास के लिए क्या होना चाहिए। ये शायद उनके गुरु गोली बता देंगे, उनके साथी बता देंगे। विकास केवल शिक्षा और मेहनत से होती है, सच्ची सही ईमानदारी की नीतियों से होती है, खाली भाषणों से नहीं होती है। ना कोई धर्म विकास करता है, ना मजहब विकास करता है। जिस देश में रह रहे उस देश का संविधान के तहत देश की संपूर्ण जनता काम करेगी, संपूर्ण लोग काम करेंगे तो उस देश का विकास होगा। जैसा कि आप सभी ने सुना, आज हमारे साथ पूर्व विधायक माधोलाल संतराम कुशवाहा थे। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और राजनीतिक सफर बताया और देश हित के लिए क्या करना चाहिए सब कुछ बताया। बने रहिए हमारे शो के साथ। हर रविवार 7 बजे हम मिलते रहेंगे जनपद जालौन, कटवा और वरिष्ठ नेताओं के साथ।